हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हर बात जो एक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड होती है, जैसे कि क्या प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या क्या एलिजिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्या उनके काम हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, या क्या क्या उनको मतलब पेंशन मिलती है, या फिर उनको और क्या चीज़ है जो उनको एक्स्ट्रा मिलती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, और इनका काम क्या क्या है, क्या इनका रोल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हमारे आर्टिकल 74 और 75 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 74 बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट कैसे होगी और उनको प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करे, और आर्टिकल 75 डिफाइन करता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एक पीएम बनने के लिए किस बंदे को क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात है सिटीज़न ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो मतलब हिंदुस्तान का नागरिक होना ही चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है कि वो या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है और उसके बाद भी अगर वो पीएम बनता है तो उसके पास 6 महीने हैं इलेक्शन जीत के इन दोनों में से किसी भी एक सभा का मेंबर बनने के लिए। अब तीसरी कंडीशन है कि उसकी एज, अगर वो लोकसभा से इलेक्टेड है तो उसकी एज 25 मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होगी, और अगर राज्यसभा से है तो 30 मिनिमम एज होगी जो रिक्वायर्ड होगी एक पीएम बनने के लिए। अब फोर्थ है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस आता है तो वो उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, जो जिससे कि अगर वो कोई और प्रॉफिट अर्न करने का उनका कोई और साधन है तो वो नहीं उसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो इनको अपॉइंट कौन कैसे कर सकते हैं। इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी पार्टी अगर मेजॉरिटी में होगी लोकसभा में या राज्यसभा में तो उनके जो वो अपना एक लीडर चूज़ करेंगे, वो अपना लीडर चूज़ करके प्रेसिडेंट को बताएंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक पीएम को, और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है। अगर पीएम रिज़ाइन करता है तो वो रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को देगा। बाई चांस अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को, अगर बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जज को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी ओथ में क्या क्या होता है। मेजरली ओथ में इनका होता है कि ओथ अपने ऑफिस को संभालने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालने के लिए, और सीक्रेट जो सीक्रेट होते हैं हमारे इंडिया के उन सभी को सीक्रेट ही रखने के लिए ये ओथ एक पीएम लेता है, एक प्रेसिडेंट जो उनको दिलाता है। बात करते हैं इनकी टर्म की कि कितने टाइम तक कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के रह सकता है। अब इसको बोलते हैं एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, या फिर जब तक लोकसभा में उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर पार्टी पहले डिसॉल्व हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को पहले ही इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जब तक मेजॉरिटी में पार्टी रहेगी तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर बना रह सकता है। और पार्टी हर 5 साल में चेंज होती है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल का टाइम इसलिए बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास 5 साल का टाइम होता है अपने ऑफिस में रहने का। बात करते हैं रेजिडेंस कि एक पीएम कहाँ रहता है। अब वैसे तो हर बार चेंज हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल में अब हमारे नरेंद्र मोदी जी का एड्रेस है 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली, इंडिया। बात करते हैं सैलरी की। एक प्राइम मिनिस्टर कितनी सैलरी लेता है। वैसे तो इनकी सैलरी वेरी करती है टाइम टू टाइम, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं एक पीएम की सैलरी। लेकिन अभी करंट सैलरी हमारे पीएम की है 2,80,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि सबसे लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक। सबसे लंबे टाइम तक के लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, जो कि 16 साल और 280 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। सबसे कम टाइम के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और बात करते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर की। हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी संभाली थी 26 मई 2014 को।
सबसे पहले पीएम जो था अपॉइंट हुए थे वो हुए थे 15 अगस्त 1947 को। अब बात करते हैं इनके रोल्स की कि क्या क्या इनको काम करना पड़ता है। अब इनका काम है नॉमिनेशन का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कि ये नॉमिनेट करते हैं कि कौन कौन मिनिस्टर काउंसिल में बैठेगा, कौन काउंसिल का मेंबर बनेगा। दूसरी बात, इनका काम है फंक्शनिंग को लीड करना और एक्सरसाइज को लीड करना। जो भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, या कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा काम हैंडल कर रही है, उस सभी को लीड करना एक प्राइम मिनिस्टर का काम है। तीसरा काम है प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस देना प्रेसिडेंट को कि कौन सा काम किस को सौंपा जाए, या कौन सा डिपार्टमेंट कौन से काम के लिए परफेक्ट रहेगा, और कौन से डिपार्टमेंट का हेड किसको बनाना चाहिए। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है, लेकिन वो सलाह मानना या वो सलाह ना मानना ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगला काम है, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के में ही आते हैं, तो उनका काम है अटेंड करना सेशंस को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। और जो भी अगर कोई बिल पास होता है तो बिल पास में भी उनकी वही बात है, वोटिंग होती है। और कोई भी अगर बिल पास हो जाता है, अगर कोई अपोजिशन उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए आंसरेबल भी प्राइम मिनिस्टर ही होगा। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, या बोल सकते हैं कि लीड करते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को जो कि डायरेक्टली उनके अंडर आते हैं। इनमें कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, स्पेस डिपार्टमेंट, या फिर नीति आयोग बोल सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसीज, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो कि एक पीएम डायरेक्टली लीड करते हैं। अगला काम है कि एक पीएम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि हमें जो मेजर पोस्ट हैं उन पे किस किस को इलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बन सकता है, या फिर चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, या फिर सीआईसी, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन, या अटॉर्नी जनरल कौन होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। अब उस चीज़ को मानना या ना मानना ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स एंड कंपनसेशंस की, कि एक पीएम को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे तो इनके बेनिफिट्स डिसाइड करती है पार्लियामेंट। अब लेकिन बेसिक जो मिलते हैं बेनिफिट्स, जैसे कि रेजिडेंस हो गया, घर सरकार की तरफ से, ट्रैवल पे जितना भी खर्चा होगा वो सभी सरकार की तरफ से, या फिर प्रोटेक्शन जो आर्मी की या पुलिस की प्रोटेक्शन है वो सभी भी सरकार ही खर्च करती है। ऑफिस पे खर्चा भी, या फिर बेसिक जो नीड्स का सामान होता है, जब तक एक पीएम रहता है तब तक उसका सारा खर्चा सरकार ही उठाती है, और साथ ही साथ उनके घर वालों का भी। और साथ ही साथ फॉरेन टूर्स पे जितना भी खर्च लगता है वो सभी पीएम का सरकार ही उठाती है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं एक पीएम को। अब पेंशन तो नॉर्मली होता ही होता है, साथ ही साथ बंगलो प्रोवाइड किया जाता है, 14 मेंबर्स का स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है, और 1 साल में 6 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की टिकट दी जाती है। अब वो टिकट या तो पीएम खुद यूज़ कर सकते हैं या फिर उनके घर वाले भी यूज़ करते हैं, पर वो टिकट एक्सक्लूसिव होती है, लेकिन स्पेशली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की होती है। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के अंडर में कौन से फंड्स मेजरली आते हैं। अब प्रेसिडेंट के अंडर में वेरियस फंड्स आते हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड्स, रिलीफ फंड्स और पीएम केयर फंड्स। अब जैसे कि डिफेंस पे जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्टली पीएम फंड से जाता है। अब रिलीफ फंड्स में आता है, जैसे कि कोई भी अगर कहीं ड्रोट आई है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उस पे जितना भी रिलीफ के लिए जो भी खर्च होगा वो सभी पीएम केयर फंड से ही जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी, आपके किसी काम की लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू।